Hello students, this is the chapter 3 from economics, money and credit for 10th class। सबसे पहले मनी क्या है और मनी की क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो सबसे पहले हम कहेंगे मनी इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ, यानी मनी जो है हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। द गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी, यानी वस्तुओं और कोई भी सामान का लेन देन है हम पैसे के द्वारा या मनी के माध्यम से ही करते हैं। When both parties agreed to sell and buy each other commodities, this is called the double coincidence of want, यानी वह स्थिति जब वे एक पार्टी दूसरी पार्टी आपस में एक दूसरे की जो वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो, यानी एक खरीदने के लिए और दूसरा बेचने के लिए तैयार हो, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों तरफ की जो वांट्स हैं वो इक्वल हैं। इन द बार्टर सिस्टम, सबसे पहले जो सिस्टम हुआ था मनी और क्रेडिट में, बार्टर सिस्टम। इन द बार्टर सिस्टम्स गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ द मनी, यानी इन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे बिना किसी पैसे के लेन देन के। मनी एक्ट एज इन द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ द प्रोसेस, जो मनी है वो किसके काम आता है, इंटरमीडिएट यानी माध्यम बनता है किसके, वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए इसको क्या कहता है, कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। मैंने आपको अभी परिभाषा बताई कि जब मनी इज एक्ट एज एन द मनी इज act as an intermediate in the exchange process, that is why called medium of exchange. It is used for the sale and purchase goods and services, इसको बेचने के और ख़रीदने के काम में लिया जाता है पैसे को। मनी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, और मनी एक दूसरी जो समस्या है वो है बार्टर सिस्टम की, वो डबल को इंसिडेंस वो भी ख़त्म करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है दूसरे व्यक्ति को भी दूसरी चीज़ की आवश्यकता उसी वक्त होगी। तो इसमें क्या है कि आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है मनी के माध्यम से कर सकते हो, और आपको ज़रूरी नहीं है कि दूसरा यानी ख़रीदार मिले और आप बेचना चाहते हो तो या वो बेचना चाहता है तो आप ख़रीदार, दोनों एक साथ ज़रूरी नहीं है। मनी हैज़ मैनी मॉडर्न फॉर्म्स इन विच करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स आर द मेन, यानी आज जो मॉडर्न मनी का जो मॉडर्न फॉर्म है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, करेंसी, पेपर नोट्स और कॉइन्स इसमें शामिल किए जाते हैं। इन इंडिया द रिज़र्व बैंक ऑफ द इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत में जो है रिज़र्व बैंक को ये अधिकार है कि वो करेंसी नोट है वो इशू कर सकता है, इसकी गारंटी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर। बैंकिंग गेट मनी, बैंक्स गेट मनी फ्रॉम दोज पीपल्स हु हैव सरप्लस मनी, बैंक क्या करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, बाय ओपनिंग देयर अकाउंट इन द बैंक एंड पेइंग दैम इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक का काम क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति के पास सरप्लस पैसा है यानी एक्स्ट्रा पैसा है, वो अपना अकाउंट खोल के बैंक में जमा कर सकता है, और उस जमा पैसे के ऊपर जो बैंक है उसको इंटरेस्ट देती है यानी ब्याज देती है। उसके बाद आता है कि ए चेक, चेक क्या होता है, ए चेक इज ए पेपर ऑर्डरिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन दोज नेम ऑफ द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक क्या है, बैंक को ऑर्डर देता है कि जितनी भी अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट जो दिया हुआ है पर्सन ने के अकाउंट में से, जिस को भी वो चेक दिया जाता है उसको उतना पैसा वो दे, है ना। इन विच नेम ऑफ द चेक हैज़ बीन इशू, जिसके नाम वो चेक इशू किया गया है उसको उसके खाते में से, जिसने वो चेक दिया है उसके खाते में से उसको उतना पैसा ट्रांसफ़र किया जाए या उसको इतना पैसा दे दिया जाए। बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन, और क्या है कि जो है बैंक क्या करते हैं, जो पैसा उनके पास जो जमा होता है उसको जो है लोन के रूप में देता है, यानी उधार देता है उनको जिनको उसकी आवश्यकता होती है, और
चेक इज कंसिडर्ड एज द मनी ऑफ द मॉडर्न करेंसी, और जो चेक है वो मॉडर्न जो है करेंसी है उसमें शामिल किया जाता है। अब है द डिफरेंट बिटवीन द चार्जेस फ्रॉम द बोरोवर एंड दैट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। यानी बैंक की जो इनकम है उसका सोर्स क्या है कि बैंक क्या करती है, जो हम पैसे जमा करते हैं उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देती है, लेकिन उसी पैसे को वो दूसरे व्यक्तियों को उधार देती है, उनको उससे ज़्यादा ब्याज पे लोन देती है। यानी अगर हमको बैंक 100 रुपये जमा करने पे 5 रुपये देती है ब्याज के, तो जब कोई लोन लेगा तो उसको कम से कम 10 रुपये देगी, यानी 100 रुपये पे 10 रुपये उससे वसूल करेगी, और जो हम पैसे जमा करा रहे हैं उसके ऊपर वो 5 रुपये देती है। तो ये जो डिफरेंस है, यानी उधार देने वाले इंटरेस्ट के ऊपर जो उधार दिया जाए उस पर क्या इतना इंटरेस्ट वसूल करती है बैंक, प्लस हमें जो इंटरेस्ट देती है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इस बैंक की सोर्स ऑफ इनकम होती है। उसके बाद आता है कि बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन देन व्हाट दे गिव ऑन डिपॉजिट्स। यानी जो लोन रेट होता है, लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो हमारे डिपॉजिट्स पे दिया जाता है वो कम होता है। इन द रूरल एरिया द मेन डिमांड ऑफ द क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ग्रामीण क्षेत्र में जो पैसे की ज़रूरत होती है वो फसल उगाने के काम में आती है, कल्टीवेशन के या क्रॉप प्रोडक्शन में के लिए लोन लिया जाता है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफिक एंड इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। यानी जो भी उधार दी जाती है उसके साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है कि कितना परसेंट तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बोरोवर को जो है, जब उधार जो ले रहा है और जिससे वो ले रहा है उसको ये पता होता है कि अगर मैं आपको पैसे उधार दे रहा हूँ, चाहे वो बैंक हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या किसी फ्रेंड से ले रहे हो, तो वो बता देता है कि भाई इतने पैसे के ऊपर इतने परसेंट जो है आपको ब्याज देना पड़ेगा। और इसके अलावा रीपेमेंट का भी उसको बताया जाता है, भाई आप अपना जो पैसा है लोन ले रहे हो वो कब चुकाओगे, और जो उसके साथ साथ आपको यानी मूलधन जो बेसिक है प्रिंसिपल है वो भी देना पड़ेगा, और उसके ऊपर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आपको उसके ऊपर पे करनी पड़ेंगी, यानी मूलधन प्लस ब्याज। उसके बाद आता है कि द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर द अदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द चीप क्रेडिट इन द रूरल एरिया बिसाइड्स बैंक। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सस्ता लोन पाने का जो साधन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो उन किसानों को उधार देती हैं। इन द वेरियस टाइप्स ऑफ द लोन्स आर क्लासिफाइड इन द 2 ग्रुप्स। जो लोन है, जो क्रेडिट है वो 2 तरीके से जो है 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स और एक इनफॉर्मल सेक्टर लोन, है ना। द लोन्स ऑफ द बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर द ग्रुप और द एज एस फॉर्मल सेक्टर लोन। यानी जो पैसा बैंक से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लिया जाता है वो तो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है, बैंकों से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया हुआ जो लोन है वो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर के लोन को हम उसमें शामिल करते हैं जो पैसा हम मनी लेंडर से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से, रिलेटिव से या फ्रेंड्स से लेते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर के लोन कहलाते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो सुपरवाइज करती है द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन। यानी जो फॉर्मल सेक्टर है उसको सुपरवाइज करने का अधिकार हमारे देश में केवल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर्स इन द इनफॉर्मल लोन सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोन दिए जाते हैं उनको सुपरवाइज करने की कोई भी हमारे यहाँ संस्था अभी तक नहीं है। एट द प्रेजेंट ओनली द रिच गेट लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। आज भी हमारे यहाँ जो फॉर्मल सेक्टर से जो लोन लिया जाता है वो ज़्यादातर अमीर लोग लेते हैं, वाइल द पुअर हैज़ डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। और जो गरीब लोग हैं वो आज भी हमारे लोन के लिए इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं।
अब है सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प्स द बोरोवर ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ द कोलेट्रल। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी स्वयं सहायता समूह जो उधार देती है, उसके सामने जो समस्या आती है उसमें क्या है कि उसमें आपको किसी भी चीज़ की गिरवी रखने की, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है ग्रहण रखना, या किसी चीज़ को आपको ऐसे गारंटी के रूप में रखना, उसको बोलते हैं कोलेट्रल, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली सेव मनी ऑफ देयर ओन मेंबर्स एंड द मेंबर्स कैन टेक लोन फ्रॉम द मनी टू मीट हीज और हर नीड्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, उसमें कई सारे जो है मेंबर्स होते हैं, है ना। वो मेंबर अपनी बचत में से जो है पैसे इकट्ठा करते हैं, और उससे उन्हीं मेंबर्स में जिन्होंने वो सारी हेल्प सेल्फ ग्रुप बना रखा है, सेल्फ ग्रुप बना रखा है, वो क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को जिसको पैसे की आवश्यकता होती है उसको लोन देते हैं और उसके ऊपर ब्याज लेते हैं, और आपस में जो उनकी इनकम होती है यानी उस ब्याज से जो भी फ़ायदा होता है वो सारे मेंबर आपस में एक दूसरे को बांट लेते हैं। तो ये इस चैप्टर का एक तरीके से आपको मैंने पूरा समराइज़ कर दिया है। अब है कि इसको किस तरीके से हम जो है क्लासीफाई करें, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, एक तो ये आता है डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर्स में जो है उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर है उसके फीचर्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो उसके टाइप्स हैं वो कहाँ से, फॉर्मल सेक्टर बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोन प्राप्त करते हैं। फीचर्स में होता है कि फॉर्मल सेक्टर से जो लोन होते हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इजी रीपेमेंट होता है, और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें पेपरों की कार्रवाई ज़रूरी है। उसके बाद है इनफॉर्मल सेक्टर, ये क्या है, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, रीपेमेंट इज़ नॉट ईजी, इसमें जो है वापस पैसा देना आसान नहीं होता, और नो डॉक्यूमेंटेशन, इसमें किसी तरह के भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें कहाँ कहाँ से हम लेते हैं, मनी लेंडर से, फ्रेंड से, ट्रेडर से और रिलेटिव से जो है हम पैसा ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि टर्म्स ऑफ द क्रेडिट, यानी आप उधार लेते हो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। एक तो है कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब है कि आप गारंटी के रूप में क्या रख रहे हो। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन, यानी आप अपने जो है घर के, दुकान के या किसी भी चीज़ के जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, वो रख सकते हो। टेन्योर, मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी आप किस तरीके से पेमेंट दे रहे हो, यानी 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपकी क्या तरीका है पैसा वापस करने का। ऑफ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तय की जाती है टर्म्स क्रेडिट में, कि भाई इतने % पे आपको ब्याज लगेगा, इतना % आपको देना पड़ेगा। अब है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होते हैं, एक तो है इनकी फंक्शनिंग, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना फंक्शनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले 15 से 20 मेंबर इसमें इसके सदस्य होते हैं कम से कम, और नेबर्स हु मीट द सेव रेगुलरली, इसमें कौन से होते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं जो अपनी बचत करते हैं। सेविंग ₹25 to 100 वेरीज पर मेंबर, यानी 100 से लेके 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक जो है उसके मेंबर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और ग्रांट्स स्मॉल इंसेंट्स ऑफ द मेंबर, यानी छोटे छोटे जो है स्मॉल जो लोन्स हैं वो अपने मेंबरों को एक ग्रांट दे, मतलब परमिट करते हैं कि भाई उनको जिनको भी आवश्यकता होती है तो एक साथ उसको उतना पैसा दे देते हैं। और डज नॉट आस्क फॉर द कोलेस्ट्रॉल, और उनसे किसी भी प्रकार के जो गारंटी की डिमांड नहीं करते, क्योंकि सभी मेंबर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एनी नो रीपेमेंट इज सीरियसली फोर्स्ड अप बाय द मेंबर, और उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जाती कि आपको पैसा दिया जाता है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से वो पैसा उसमें चुकाता रहता है। कि अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू क्रिएट द सेंसिटिव फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग नीड्स ऑफ द पीपल, इसमें यह है कि व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको पैसा
दिया जाता है। देख लेते हैं कि भाई किसको वास्तव में ज़रूरत है, किसके यहाँ कुछ प्रोग्राम है, शादी ब्याह है या कोई आ रही बीमारी है, इस तरीके की चीज़ें उसमें देख ली जाती हैं। दूसरा, टू एनहांस द पार्टिसिपेशन, टू इंक्लूड द सेविंग बाइट्स, है ना, उसमें उसकी कितनी बचत है। इंडिकेट द सेविंग हैबिट्स ऑफ द कम्युनिटी, उससे जो है समाज में बचत की आदत डाल दी जाती है। और उसके एडवांटेज क्या हैं, इससे एडवांटेज हैं कि enable ownership of the assets, help in the capable building, develop self confidence and the self system, promotes mutual help, encourage resource pooling, provide channel for the launching। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। तो ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। दैट्स ऑल।